अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद फौजी तहवील में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं और साथ ही फौज जनरल फैज हमीद के उन साथियों को भी हिरासत में ले रही है और तहकीकात कर रही है जो इल्जामात के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे और फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ सियासत में मुलविस हो रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी करने वाले मुबैना नेटवर्क को पकड़ा गया है और इस मुबैना नेटवर्क का ताल्लुक भी इमरान खान और जनरल फैज हमीद के राब्तों से जोड़ा जा रहा है, जबकि सूरत हाल में इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इमरान खान जहां जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को वेलकम कर रहे हैं तो वहीं ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि पीर को जनरल फैज हमीद को तहवील में लेने की प्रेस रिलीज जारी करने के बाद आज ISPR ने जनरल फैज हमीद के हवाले से एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी है, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं जिन्होंने फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ इकदाम किए हैं, जबकि कुछ दीगर रिटायर्ड अफसरान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजमूम सियासी मफादात की इमारत और गठजोड़ से अदम इस्तेहकाम को हवा देने की तहकीकात जारी हैं। ISPR की प्रेस रिलीज में तो इन अफसरान के नाम और तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक फौजी तहवील में लिए गए साबिक अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं, जिनमें ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और दोनों ही जनरल फैज हमीद के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे और रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलविस थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम भी शामिल हैं। इन तीनों अफसरान पर सियासी जमात और जनरल फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी के इल्जामात के तहत जेल में तैनात पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारियां और तहकीकात शुरू हो गई हैं और मुबैना नेटवर्क पकड़ा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार की खबर के मुताबिक पहले साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जेल के 2 मजीद एहलकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। असिस्टेंट जेल नाजिम और साबिक जेल मुलाजिम जफर से सिक्योरिटी इदारों ने पूछगछ शुरू कर दी है। दोनों एहलकार साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के घर के करीब रिहाइश पजीर थे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम से हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड बॉय और हेड वार्ड से पूछगछ करने का फैसला किया गया है। ये तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जेल में मोबाइल फ़ोन की रसाई फराहम करने के हवाले से भी तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। तहकीकात के दौरान 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन के शवाहिद भी मिल गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और पंजाब के एक साबिक सूबाई वजीर के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल अडियाला जेल में तैनात रहे। अब उनके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ और खिलाफ ज़ाब्ता सहूलियात फराहम करने और पैगाम रसानी के मामले पर जेल हुक्काम ने महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। मगर सिर्फ यही नहीं, इसी जेल नेटवर्क से मुतालिक द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान और जनरल फैज हमीद कई ज़राए से 9 मई के बाद भी राब्ते में थे। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि जनरल फैज हमीद इमरान खान से राब्ते में रहे हैं, हत्ता कि 9 मई के बाद भी दोनों कई ज़राए से राब्ते में थे। खबर के मुताबिक ज़राए एक जेल नेटवर्क कुछ सियासतदानों और दीगर अफराद को इमरान खान और जनरल फैज हमीद के राब्तों का जरिया कह रहे हैं। और जब ज़राए से पूछा गया कि क्या अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी का ताल्लुक भी इमरान खान और जनरल फैज हमीद के दरमियान इन्हीं रवाबित से है, तो ज़राए ने हाँ में जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक फौजी हुक्काम की तरफ से जनरल फैज हमीद को रिटायरमेंट के बाद की उनकी काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर 1 से ज़ायद दफ़ा खबरदार किया गया, मगर वो नहीं रुके और आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान खुद बानी PTI इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और जनरल फैज हमीद के हवाले से एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ दे दिया है। इमरान खान की गुफ्तगू से पहले जेल हुक्काम ने उन्हें मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश की तो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और इमरान खान की आपस में तल्ख कलामी हो गई। इमरान खान ने कहा कि मुझे ना रोको, ये ओपन कोर्ट है, मुझे मीडिया से बात करने दो। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरा जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, अगर फौज जनरल फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। अच्छा है
फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है। अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का 9 मई के वाक़े से बराह रास्त ताल्लुक है। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? अगर 9 मई जनरल फैज़ हमीद ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। जिधर जिधर आग लगी थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं और हमें कसूरवार साबित करें। जिसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वही साजिश में मुलव्वस है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज़ हमीद को हटाएं। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता था। जनरल फैज़ हमीद को मैं इसलिए नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करने का सुनहरी मौका था। जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज़ हमीद को ना हटाओ। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। जनरल फैज़ हमीद हमारा सासा था, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। जनरल फैज़ हमीद ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। आज तमाम तालिबान हमारे खिलाफ हो चुके हैं। रोज़ाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। आप जो मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये सरहद क्रॉस करके दूसरी जानिब चले जाएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। इमरान खान आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद को DG ISI अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मगर इसके साथ साथ इमरान खान पहले ये मान चुके हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वो जनरल फैज़ हमीद को DG ISI बरकरार रखना चाहते थे। इमरान खान के 5 मई 2022 को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाएं। मैंने कैबिनेट में ओपनली कहा था कि ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था। इसके अलावा इमरान खान आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई, मगर पहले इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। 27 अक्टूबर 2022 को इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को बताया कि इस वक्त अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डायरेक्ट नुकसान होगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। मैंने वार्न किया और मैंने कहा कि मैं सुन ये रहा हूँ कि एक्सटेंशन की बात हो रही है। मैंने कहा कि अगर आपको वो ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भी आपको ऑफ़र कर देते हैं। ये ना करना, इस वक्त इस हुकूमत को अगर आपने हटा दिया तो नहीं संभलेगा पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो इसके बाद भी वो ये कोशिश करते रहे कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवा कर ही रिटायरमेंट लें। उस वक्त तक किसी और को आर्मी चीफ तैनात ना किया जाए बल्कि जनरल बाजवा को ही तौसीह दी जाए और फिर इलेक्शन के बाद जीत कर आने वाली नई हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात करे। इमरान खान से 12 सितंबर 2022 को यानी आर्मी चीफ की तैनाती से 2.5 महीने पहले जब ये सवाल किया गया कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो उस दिन क्या हो, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इसकी प्रोविज़न निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वकीलों ने मुझे बताया है इसकी प्रोविज़न निकल सकती है। जब इलेक्टेड हुकूमत आए फिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद भी इमरान खान ये एतराफ़ करते नजर आए कि ना सिर्फ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में जनरल बाजवा को तौसीह देने की पेशकश की थी बल्कि हुकूमत जाने के बाद भी वो चाहते थे कि इलेक्शन होने तक जनरल बाजवा महदूद तौसीह ले लें। 2 जनवरी 2023 को इमरान खान के बयान के मुताबिक वो तो हमने भी उनको कहा था अगर आप इलेक्शन करवा दें आप तब तक ठहर जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, इसके लिए हम तैयार थे। लेकिन वो तो 2-3 महीने की थी एक्सटेंशन। इमरान खान मजीद कह रहे थे कि जब हमें पता चला कि हमारी हुकूमत के ऊपर साजिश हुई है और ये गिराने की कोशिश हो रही है तो जनरल बाजवा हमें कहते थे कि मैं तो नहीं कह रहा, नीचे से ये हो रहा है। मैंने तो उनसे कहा कि अगर ये एक्सटेंशन का सिलसिला है, सिर्फ एक्सटेंशन की बात है तो हम आपको दे देते हैं एक्सटेंशन, लेकिन इस वक्त हुकूमत ना गिराएं। बातों की तस्दीक उस वक्त फवाद चौधरी ने भी की। ये बात जो खान साहब ने आज इमरान खान साहब ने दोबारा साफियों को बुलाया, मेरिट पर तैनाती और एक्सटेंशन की बात नहीं की, बट इफेक्टिवली यू सेइंग एक्सटेंशन की बात है, लेकिन शॉर्ट कर लेना, लफ्ज जो मर्जी कर लें, लेकिन है एक्सटेंशन, शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन, शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन। बिल्कुल यही कर लें। इमरान खान आखिर तक चाह रहे थे कि जनरल बाजवा को ही तौसीह मिले, मगर जब नून लीग की हुकूमत ने जनरल बाजवा को तौसीह देने के बजाय जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दिया तो इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ के बरखिलाफ जनरल बाजवा को तौसीह ना देने के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। इमरान खान से 2 अप्रैल 2023 को एक इंटरव्यू में फरिया इदरीस ने सवाल किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली, आखिर में इसका क्रेडिट आप देंगे नवाज शरीफ साहब को? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया तो ये किया था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से तौसीह की डील करके मेरी हुकूमत गिराई। दूसरी जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब किया जाए। पहले इमरान खान ने मुतालबा किया और आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि DG ISI आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, इसलिए जनरल बाजवा से भी पूछा जाए। ये सारे मामला हो रहे हैं। आज
अडियाला में बाकायदा सवाल जवाब किए शब्बीर डार ने, नुमाइंदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हमारे साथ। मुझे शब्बीर डार बहुत शुक्रिया। आज अडियाला के जो स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो स्टोरी भी आपकी है, फिर आज आपने आज सवाल भी किया। जब पिछली दफ़ा 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई तो आपने बताया कि इमरान खान बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे थे। उसके बाद आज की समाअत के बीच में जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है। आज कितने पूरे एतमाद थे इमरान खान जब ये सारी बातें कर रहे थे जो रिपोर्ट हुई? शाहजेब, इमरान खान आज खासे परेशान थे। आज जब वो सहाफ़ियों की तरफ गुफ्तगू के लिए आए तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं आपके सवालात आज नहीं लूँगा क्योंकि बाद में मेरी जो बात है वो बीच में रह जाती है, आप अपनी बातें जो है रिपोर्ट कर देते हैं। इसके दौरान जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है मज़हर इकबाल पंजोथा, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको बात करने से रोका और उनका कहा कि आप बात नहीं कर सकते आज, हमें हिदायत है कि आपको बात ना करनी दी जाए। खैर उस पर इमरान खान और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के माबैन बड़ी तलखी हुई और इमरान खान ने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, अब तुम मुझे बात क्यों नहीं करने देते हो, मैं बात करूँगा, मैंने अदालत से इजाज़त ली है। खैर उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू शुरू की। आगाज़ उन्होंने यहाँ से किया कि जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, अगर फ़ौज इंटरनल एहतसाब करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए। जनरल फैज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई का मामला है वो मेरी गिरफ्तारी से शुरू होता है, जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो है वो हमारा असासा थे और उनको ज़ाया कर दिया गया है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को उनके ओहदे से हटाया, हालांकि मैं बार बार जनरल बाजवा से कहता रहा कि जनरल फैज़ को ना हटाएं क्योंकि उस वक़्त तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ जनरल फैज़ इंगेज थे और 3 साल मगर जनरल बाजवा का इस पर मौक़िफ़ है कि जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो करनी थी। अगर जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होना था तो 1 साल कोर कमांड करनी थी, जिसके लिए उनका टाइम निकला जा रहा था। बट आप जब कह रहे हैं कि वो परेशान नजर आए, फिर परेशान किस बात पे थे? वो तो बड़ा पूरे एतमाद अंदाज में कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी है तो करें, इंटरनल मामला है फौज का, तो किस बात पे परेशान थे? इसकी एक वजह यह है कि जो इमरान खान की पिछले 5-6 समातों से अगर आप गुफ्तगू देखें तो उसका अगर सीक्वेंस आप देखें तो उनके रवैये में काफ़ी नरमी आपको दिखाई देती है और उनका जो लहजा है वो भी नरम पड़ गया था। उन्होंने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल का एतराफ़ किया, उन्होंने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया, उसके साथ उन्होंने पैगामात भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा दे, मुज़ाकरात करें। ये गालिब इम्कान है कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुँच गया था कि जनरल फैज़ और दीगर जो लोग हैं, जो नेटवर्क पकड़ा गया है अडियाला जेल में, इसकी जो इतलात हैं वो इमरान खान तक पहुंच गई थी। लिहाजा आज वो खासे परेशान नज़र आए और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मैं जनरल फैज़ पे बात करना, और ज़्यादातर गुफ्तगू उन्होंने जनरल फैज़ पे ही की। और जनरल फैज़ से जब उन्होंने उस पर इस मौजू पे गुफ्तगू की तो उसके बाद उन्होंने सारा रुख जो है जनरल बाजवा की तरफ मोड़ दिया कि जनरल बाजवा नहीं चाहता था कि जनरल फैज़ रहे, और उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डील की। उनकी ये शराइत थी कि जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया जाए। ये सारा जो मामला है ये उन्होंने पहले तो जनरल फैज़ शुरू किया, उसके बाद जनरल बाजवा की तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया। लेकिन इस बात का गालिब इम्कान है कि जो उनका रवैया नरम पड़ गया था, जो उनके लहजे में फ़र्क पड़ गया था, जो उन्होंने पैगामात भिजवाए या जो उन्होंने एतराफ़ात किए, उसके नतीजे में आज जब उनको ये पता चला कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई है या बाकी जो लोग जो नेटवर्क पकड़ा गया है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो परेशान थे। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, तफसीलात बता रहे थे। मगर क्या वाकई कोई ऐसी बात है कि इमरान खान को परेशान होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को परेशान होना चाहिए? जनरल फैज़ हमीद का मामला सिर्फ उनका मामला है, मजीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, किस तरफ मामला जा रहा है? तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। उमर चीमा साहब, मामला क्या है? मजीद गिरफ्तारियाँ आज हुई हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स की, ना सिर्फ जिनका जनरल फैज़ से ताल्लुक बताया जा रहा है, साबिक अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल, फिर मजीद की भी तफसीलात सामने आ रही हैं। फिर अडियाला में पूरा नेटवर्क, सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, इनको तहवील में लेने का मामला, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरफ मामला जा रहा है?
शाहजेब देखें कि जो जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जिनके बारे में ISPR ने प्रेस रिलीज भी जारी की और बाद में उनके नाम भी आए कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल, ये जनरल फैज़ के बहुत ही करीबी लोग हैं और करीबी इस तरह से हैं कि उनके साथ फाइनेंशियल मामलात हैं, यानी कि उनका जो एक रिश्ता है वो पैसे का भी है आपस में। और उसकी एक मिसाल ये आपको याद होगा कि टॉप सिटी प्रोजेक्ट में जो उसके CEO ने एक शिकायत दायर की थी, उसमें उन्होंने इन ब्रिगेडियर का जिक्र किया था कि इन्होंने उनसे कोई 400 करोड़ कोई इस तरह से पैसे मांगे थे और साथ उन्होंने एक टीवी के हवाले से कहा था कि उसको आप स्पॉन्सर दें, मतलब यह है कि उसको इश्तिहार दें। तो वो इन्हीं के कहने पे कर रहे थे। बल्कि मैं अभी कुछ देर पहले कोई एक अफसार आलम साहब के साथ ये जनरल फैज़ की एक ऑडियो थी, वो सर्कुलेट हो रही है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लिफ्ट नहीं करा रहे और फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कोई 2 टीवी लाइसेंसेस का इशू है और ब्रिगेडियर गफार आपसे बात करेंगे। तो मैं आपको तुमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि जो लोग इस तरह के मामलात में इतने उनके करीबी साथी हैं, वो सिर्फ टॉप सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं होंगे, वो उसके बाद भी जो दूसरा उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, ये लोग उसमें भी मुलव्वस होंगे। और आने वाला टाइम इस लिहाज से भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या ये लोग वादा माफ गवाह तो नहीं बन जाते। आमतौर पे ये कोई वादा माफ गवाह की आर्मी में गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर कोई बंदा कोई जो मेन एक्यूज है उसके हवाले से कोई मालूमात शेयर करता है तो उससे उसकी जो सज़ा है उसमें कोई तखफीफ कर देते हैं कि इसने कोऑपरेट किया है। तो लिहाजा उनकी जो गिरफ्तारी है वो बड़ी उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरा बता रहे थे, जो अडियाला जेल में जो बंदा गिरफ्तार हुआ, वो तो अभी खबर अभी आई है और तासर ये मिलता है कि जब से जनरल फैज़ को पकड़ा गया तो उसके बाद शायद उन्होंने कोई इंकशाफ किया है। लेकिन ये बंदा जिनका नाम अकरम है, ये तो जुलाई से इनकी कस्टडी में है। इनकी जो तहकीकात हैं वो कोई मई जून में शुरू हो चुकी थी। इनको कई मौके पर बुलाया गया, उनसे पूछा गया, लेकिन वो भी इतने अनडिटर रहे कि उन्हें लगा नहीं कि अगर मैं अंडर रडार हूं तो मैं कोई चीज़ें अपनी कम कर जाऊं। वो अपना मिशन जो है उन्होंने जारी रखा और उसके बाद जुलाई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था या उठा लिया गया था, जो भी है। तो वो तब से इनके पास हैं। तो आने वाले टाइम पे ये जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिस तरह से ये जो कंप्यूटर्स का डाटा जो PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मिला, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोगों के जो फ़ोन्स है उनका डाटा मिला, तो उसके हवाले से कोई आने वाले दिनों में कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है कि कोई जिससे मज़ीद मालूमात अफशा होंगी। तो लिहाजा गेम तो अभी ऑन है, यानी कि उसमें और कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि कुछ और जर्नल जो हैं, जो रिटायर्ड जर्नल हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। और मैं बावजूद ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में भी कुछ शवाहिद मौजूद हैं। और इसमें ज़रा इमरान खान साहब ने तो इस कार्रवाई को वेलकम कर दिया। उन्होंने कहा अंदर का मामला होगा, 9th महीने में भी अगर मुलविस है जनरल फैज़ तो बिल्कुल कार्रवाई करें। वो तो बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये पूरा नेक्सस जो है, ये क्या वाकई तहरीक इंसाफ में सिर्फ इस तरीके से कनेक्ट होता है कि जनरल फैज़ कुछ लोगों को खुद अपने तय डील कर रहे थे या क़यादत से मुंसलिक थे? इल्ज़ाम एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है? शाहजेब, जहाँ तक इमरान खान की बात है ना, उनका तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा कि वो इस तरह की सिचुएशन में वो बंदे को वैसे ही अबैंडन कर देते हैं, वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं जब उन पर कोई मुश्किल टाइम आए। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि ये मियाँ वाली में थे, पुरानी बात है, उस टाइम अभी इनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो कोई इनके साथ कोई और भी था, तो जिसके घर ठहरे हुए थे उनकी डेथ हो गई और ये फौरन निकला है उधर कि अगर बाद में कोई तहकीकात शुरू हो तो ये ना हो कि मेरे बारे में कोई बात हो जाए कि मैं इधर क्या कर रहा था या क्या मामला था। तो लिहाजा जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो जब एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो वो निकल जाते हैं। अब क्या वो निकल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा नहीं ख्याल वो निकल सकते हैं। अगर कोई ऐसे शवाहिद आ जाएं कि जिसमें इनके ना सिर्फ रवाबत हों, बल्कि ये है कि उसमें बाकायदा जो सलाह मशवरा है और ये उनको कोई चीज़ें एडवाइस कर रहे हों और फिर उस तरह से हो रही हों,
तो इस तरह से अपने आप को एक डिस्टेंस करना, अपने आप को डिसोसिएट करना, ताल्लुक ख़त्म करना, मेरे ख्याल ये सिर्फ बयान देने से मुमकिन नहीं होगा। तो ओवरऑल पीटीआई के लिए चैलेंज तो हैं। इवन हम जब बात करते हैं, आम एक बात होती है जी कि अगर फौज को किसी ने चैलेंज दिया है तो वो इमरान खान ने दिया है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि बेसिकली पहले जो लोग होते थे उनके को फौज में कोई ऐसे सहूलतकार नहीं होते थे। इस दफा जो है सहूलतकार मौजूद थे जो कि उनको बाकायदा गाइड कर रहे थे कि आपने फौज को किस तरह टारगेट करना है, या उनके कौन से वल्नरेबल पॉइंट होते हैं, या कौन सी कम्युनिकेशन होगी कि जिसका इन पर इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी जो तहकीकात हैं उसमें उस सवाल का जवाब आ रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको उनमें ये इतनी सलाहियत पैदा करने वाले कौन लोग थे। बहुत शुक्रिया उमर जी भाई, हवाले से तजिया दे रहे थे। एक इख्तलाफ सामने आ रहा है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी। आमने सामने आ गए हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार, इमरान खान का क्या किरदार, जनरल बाजवा क्या सोच रहे थे। एक ब्रेक के बाद ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा अपने लिए एक और तोसी चाहते थे, फिर वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाएं, और वो हर तरीके से चाह रहे थे कि मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती ना हो पाए, हुकूमत भी इनका नाम पीछे कर ले, मगर उसके बावजूद तैनाती हुई। मलिक अहमद खान साहब जो उस ज़माने में मुलाकातें करते थे जनरल बाजवा से, वो एक अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा बिल्कुल तोसी नहीं चाहते थे, वो तरदीद कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बयान की, मगर ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयान पर भी कायम है और वो कहने के एक ही बात तकरीबन हम कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली। मलिक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके बारे में तो आज इमरान खान ने भी कहा है कि उन्हें आईबी रिपोर्ट्स दिया करती थी कि मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता था। जब आप इतना उनके पास बैठते थे तो आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा एक और तोसी नहीं चाहते थे। ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, देखिए शाहज़ाद साहब, मैंने तो जिस हवाले से ये बात कही है वो बड़ा वाज़े और वो पब्लिक नॉलेज में भी है कि एक शख्स जिनके मुतल्लिक ये बात हो रही है कि वो तोसी लेना चाहते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पर एक पब्लिक पोजीशन लेते हैं और बड़ी विदाउट मिन्सिंग हिज वर्ड्स, बड़ी क्लियर दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि मैंने तोसी नहीं लेनी, बल्कि मैं उनके कोट अनकोट जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आई एम एन ओल्ड सोल्जर एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। और फिर उसके बाद यही बात उन्होंने आके दोहराई और वो NDU में जहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, और ये उनकी पब्लिक पोजीशंस एंड जुलाई बिगिनिंग ऑफ सितंबर में A, और फिर जो NDU में उनकी इंटरेक्शन थी एंड सितंबर में थी B। तो ये दो पब्लिक इंटरेक्शंस जो सारे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, एंड इट रिमेन्ड ऑन द स्क्रीन्स फॉर एटलीस्ट 24-48 आवर्स ऑन ईच ओकेजन। तो उसके बाद कोई मेरा ये कहना था कि जो ये बात है कि वो जनरल नासिर मुनीर की अपॉइंटमेंट के हवाले से एज आर्मी चीफ उनका ये ख्याल था कि जनरल सईद शमशाद मिर्ज़ा और जनरल नासिर मुनीर में से एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होने चाहिए, और उनकी ज़्यादा राय ये थी कि जनरल सईद शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो ख़ालिद साहब ने भी ऑलमोस्ट, मैंने आपका उनका इंटरव्यू सुना। नॉर्मली आपको पता है कि स्पीकर का ओहदा एक आइनी ओहदा है और मैं किसी भी ऐसी बात पे आप कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने भी ऑलमोस्ट ऐसी बात नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑलमोस्ट वही बात नहीं की जो आप कह रहे हैं। उन्होंने एब्सोल्युटली अलग बात की जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा पहले खुद तोसी चाहते थे, फिर वो चाहते थे किसी भी तरीके से जनरल फैज़ हमीद को मिल जाए, और उसके बाद भी आखिर तक वो पुश करते रहे। इसका एक मसला ये है कि उस ज़माने में, और आप करीब थे जनरल बाजवा साहब के तो तस्हीह कीजिएगा अगर वो गलत कह रहे हैं, उस ज़माने में समरी नाम नहीं आ रहे थे जनरल बाजवा की तरफ से कि जी 6 नाम कब आएंगे, 5 नाम कब आएंगे। और 21 नवंबर 2022 को बाकायदा तौर पर हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है कि समरी नहीं आ रही है, नाम नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। बिल्कुल आखिर में जाके नाम भेजे जनरल बाजवा ने, तो आखिर तक वो कोशिश तो कर रहे थे। आप कह रहे हैं वो अपनी तौसीक़ की कोशिश नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए ये बात मैंने बड़ी वजाहत के साथ, मैं इसमें आपको थोड़ी सी, क्योंकि आपके सवाल के 3 पहलू हैं। एक पहलू आपका ये है सवाल का कि जनरल बाजवा अपने लिए तोसी की बात करना है, दूसरा जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए उनकी बात करनी कि उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा, और तीसरा ये है कि अगर जनरल फैज़ हमीद को नहीं लगाते तो जनरल आसिम मुनीर को भी नहीं लगाए। तीसरा ये कि वो मैं फैज़ हमीद से पीछे हटता हूँ, आप आसिम मुनीर से पीछे हट जाएं। अच्छा, अब इन
तीनों बातों को, जो आप तीनों बातें कर रहे हैं, उसमें मैं आपसे ये थोड़ा आपको मैं आई विल जस्ट टेक यू थ्रू योर मेमोरी लाइन। आपके इल्म में है कि 21 के आखिर में जब जनरल फैज़ हमीद अभी डीजी आए थे तो उस वक़्त इमरान खान साहब अभी वज़ीर आज़म थे, और उस सूरत में पब्लिक नॉलेज में है कि एक जिसका जिक्र जैसे आपने कहा कि वो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा साहब के पास जाके बैठा रहता था, तो इमरान की अपनी ट्वीट भी है उनकी, वो ये कह रहे हैं कि जो उस वक़्त की सूरत हाल थी DGI के मुतल्लिक वो भी उनकी पब्लिक नॉलेज में है। वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद कंटिन्यू करें एज DGI। आपके हाफजे में होगा कि उस वक्त मगर आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे, आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे कंटिन्यू करें, मगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील कर ली थी मेरी हुकूमत गिराने की, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया। नहीं, ये बिल्कुल, ये देखिए मैं इसका पर्सपेक्टिव, अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट। मैं आपके सामने किसी एक मुद्दे को अपनी मर्जी के मुताबिक बात कर सकता हूँ, बट इवेंट्स कैन नॉट लाई। इवेंट्स एक पब्लिक नॉलेज में हुए इवेंट्स जो कि पूरी तवातर के साथ मीडिया पे रिपोर्ट भी होते रहे, तो उनकी सैंक्टिटी तो होगी। आपके भी नॉलेज में है, मेरे भी नॉलेज में है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को लेकर एक सूरत हाल पैदा हुई उनकी अपॉइंटमेंट की, कि उनकी कंटिन्यूटी इन ऑफिस और फिर उनका कोर के लिए जाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ऑफिस एक सर्टेन टाइम के बाद, और जो आर्मी के रूल बुक के अंदर सारी डिटेल मौजूद है, तो इंस्टीट्यूशन की पोजीशन उस पर बड़ी क्लियर थी। इमरान साहब की ख्वाहिश उस पर इंस्टीट्यूशन के रूल बुक से थोड़ी मुतसादिम थी, और वो चाहते थे कि उस रूल को भी आप बिल्कुल फोरगो कर दें और इनकी कंटिन्यूटी यहीं पर रहनी चाहिए, और इनको कोई कोर भी हेड नहीं करानी चाहिए, और ये इसी तरह कंटिन्यू करें और ये साथ चलते रहें। तो ये सारी बातचीत तो थी, और इसमें एक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड प्राइम मिनिस्टर बन गई, जिसको वो उनके वज़रा, जिनमें फवाद चौधरी साहब सर फहरिस्त थे मुझे याद है, और भी बहुत सारे उनके वफाकी वज़रा आके स्टेटमेंट्स इस लिहाज से देते रहे कि 3 का पैनल आएगा। तो ये तो जनरल फैज़ हमीद को लेके बात रह गई। ये तलखी, इस वाली तलखी को आज कंफर्म किया, इस वाली तलखी को आज कंफर्म किया इमरान खान साहब ने कि मेरी तलखी हुई, मगर वो इस तलखी को जोड़ रहे हैं कि असल में जनरल बाजवा ने इसलिए किया क्योंकि नवाज शरीफ से वो डील कर चुके थे, वो ये कह रहे हैं, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने हटाया। देखिए मैं इस तासर को बिल्कुल इसलिए मुस्तरद करता हूँ कि अगर जनरल बाजवा साहब की कोई नवाज शरीफ साहब के साथ डील हुई होती, तो वाक़याती एतबार से उसके बाद के हुए वाक़यात जो आपके सामने हैं, जो बेसिकली एक जिसको इमरान साहब एक डील की शक्ल देते हैं, जिस पर वो बहुत उसके बाद के वाक़यात की तो वो बात कर रहे हैं कि उसके बाद मेरी हुकूमत गिर गई अप्रैल में, नहीं मैं नो कॉन्फिडेंस आई और मेरी हुकूमत गिर गई जी। अब मैं इसलिए जनरल फैज़ को रोकना चाहता था। वो तो शायद नहीं देखें, बिल्कुल वो जनरल फैज़ को रखना तो अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए और चलते रहने के लिए ज़रूर रखना चाहते थे, लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ये भी है कि जनरल फैज़ जो जनरल फैज़ की कंटिन्यूटी इन द ऑफिस थी, वो इमरान साहब की ख्वाहिश इसलिए थी कि उनकी हुकूमत वहाँ पर कायम रहे और जो वो सपोर्ट उनसे ड्राइव करते थे उनको मिलती रहे। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी मुसल्लमा है आपके सामने, क्या चौधरी परवेज़ इलाही का और चौधरी शुजात साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पब्लिक नॉलेज में नहीं है? क्या MQM का इमरान खान साहब से अलहदा होना पब्लिक नॉलेज में नहीं है? खान साहब तो ये बात मान चुके हैं ना कि मैं एजेंसियों के जरिए इन सारे इत्तेहादियों को मैनेज करता था। एजेंसियों में किसके जरिए करते थे? जाहिर है जनरल फैज़ हमीद के जरिए करते थे, वो हटे और मैनेजमेंट खत्म हो गई, हुकूमत धड़ाम से गिर गई। ये हो गई जनरल फैज़ की बात। मगर आप दिफा कर रहे हैं जनरल बाजवा का कि वो तौसी नहीं चाहते थे, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो तौसी चाहते थे, वो तो मार्शल लॉ लगाने तक की धमकी दे रहे हैं। हामिद मीर साहब कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने NDU में भी ये बात कही, मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। अब 3 और 8 सितंबर को ऐवान सदर में मिलते हैं जनरल बाजवा और इमरान खान साहब। उसके बाद इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर एक एहतजाज लॉन्च करते हैं, और उस एहतजाज का बाद में पता चलता है, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे वो बताते हैं कि जी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इमरान खान फिर खुद प्रपोज करते हैं कि जनरल बाजवा को ही तौसी दे दें, शॉर्ट टर्म तौसी दे दें। तो ये जनरल बाजवा को एतमाद में लिए बगैर हो रहा था साहब। वो मिल भी रहे थे ऐवान सदर में इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब फिर जनरल बाजवा की शॉर्ट टर्म तौसी की भी बात कर रहे थे, मगर आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तौसी नहीं मांग रहे थे। देखिए मैं ये बात आपसे 2 बार इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा ये पब्लिक नॉलेज में आ गया उस वक़्त
और इमरान खान साहब की जो जनरल बाजवा के साथ प्रेसिडेंसी में मुलाकात थी, ये भी पब्लिक नॉलेज में आ गई। और इस पब्लिक नॉलेज में ये बात एक फार्मूले के तौर पे, क्योंकि मुल्क के जो प्रेवलेंट सिचुएशंस थी उसमें ये बातचीत फॉर अ लिटिल वाइल थोड़ी इसकी रेजोनेंस कहीं से आई, लेकिन जैसे ही आई वैसे डाई डाउन कर गई। उस बात को कोई तवालत नहीं मिली, उस बात ने किसी सीरियस नोट पर कोई बातचीत हुई नहीं, वो किसी भी सतह पर हुकूमत के लिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं थी। जितना बड़ा मगर हालात वाकयात ख्वाजा आसिफ साहब की बात में वजन डालते हैं। आप या तो ये कहिए कि आपके पास ऐसे हकाइक मौजूद हैं, या आपको बाकायदा तौर पर खुद जनरल बाजवा ने कहा जिसकी वजह से आप कह सकें कि हाँ जी वो तौसी के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जो हालात वाकयात हैं उनका इमरान खान साहब से मिलना, फिर इमरान खान साहब जो इतने खिलाफ से जनरल बाजवा के कहते हैं मेरी हुकूमत गिराई और डील की हुई इसने नवाज शरीफ से, वो उनकी तौसी की बात करने लगे, फिर जनरल बाजवा समरी नहीं भेज रहे हैं, नाम नहीं भेज रहे हैं, आखिर तक इतनी टेंशन मुल्क में हो गई थी। जी शाहजेब साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने इतना डायरेक्ट क्वेश्चन किया। यस, आई विद फुल कंफर्मेशन से दैट, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस बात का ख्वाजा साहब के भी इल्म में है कि ये जितनी बातचीत थी ये मफरूज़ों पर बुनियाद थी और इसकी कोई ऐसी सूरत कभी भी नहीं थी। जनरल बाजवा इस बात पे क्लियर थे, उनको पता था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। उन्होंने मुझे कोट एंड कोट ये कहा कि ओल्ड सोल्जर्स, आई एम एन ओल्ड सोल्जर एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे, और साथ उन्होंने कहा मेरे पीछे 6 जनरल्स की लाइन है, मैं किसी का मैं इंस्टीट्यूशन का बुरा नहीं करना चाहता। ये सारी बातें ये ख्वाजा आसिफ के नोटिस में हैं। और इसी तरह से जो बात आप कह रहे हैं कि जो नाम नहीं आ रहे थे, तो दिस ऑप्शन रिमेन्ड विद आर्मी चीफ फॉर लॉन्ग टाइम, ये उन्हीं का इख्तियार था और उन्हीं की स्वाबदीद थी। और राइट कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि उस वक़्त चंद जनरल्स ने, 2 जनरल्स नेमली, एक में जनरल सरफराज थे और एक और जनरल साहब थे, उनकी रिटायरमेंट की एज ड्यू थी और वो अक्टूबर के मिड में थी। और अगर वो उससे पहले कोई समरी भेजते तो वो जो जनरल्स रिटायर होने थे वो 2 जनरल्स के नाम उस लिस्ट में आते और वो उनकी रिटायरमेंट की एज थी जो उनके बाकी पीछे आने वाले लोगों के राइट को मगर वो ऑलमोस्ट उस टाइम तक पहुंच गए थे जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की बात हो रही थी, फिर उनके ओहदे में उनकी रिटायरमेंट। मगर मसला ये है, मैं अगर आप मैं चाह रहा हूं कि जी मुझे एक बात की इजाजत दे देंगे। ये ऑप्शन रिमेन्ड विद जनरल बाजवा, द देन आर्मी चीफ, कि वो नाम कौन से भेजते हैं। अगर वो उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मौजूदा आर्मी चीफ का नाम उसके अंदर मौजूद था, तो दिस मीन्स कि वहाँ पर उनकी कोई प्रोसीजरल हिकअप थी, वहाँ पे कोई इल इंटेंशन नहीं थी। और जो एट द फेस ऑफ इट चीज़ें हैं, उनमें एक उनकी स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स वाली, एक उनकी स्टेटमेंट्स एनडीयू वाली, मैं किसी के दिफा में कोई बात नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं उनके दिफा में। मगर अब मसला ये है जनरल बाजवा 2019 की एक्सटेंशन से पहले वो बहुत सारे जर्नलिस्ट से मिले और जनरल बाजवा से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप तौसी लेंगे, 2019 की तौसी की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ तौसी नहीं लूँगा, मैं तो इस वक्त बेताब हूँ कि रिटायर हो जाऊँ और अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ और गोल्फ खेलूं, मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तौसी लूं। फिर 2019 में उन्होंने किस तरह तौसी ली, किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद भी पैगामात भिजवा रहे थे और मिल रहे थे, तो जनरल बाजवा की हिस्ट्री है। फिर वो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड और डॉन लीक्स, मगर उन्होंने फिर जर्नलिस्ट के सामने कहा कि डॉन लीक्स कुछ भी नहीं था, वो जिस पे आपकी पूरी हुकूमत हिला दी और नोटिफिकेशन रिजेक्ट वाला ट्वीट करा दिया कि डॉन लीक्स कुछ भी नहीं था। तो जनरल बाजवा के बारे में जो एक कंसेंसस आपका और तहरीक इंसाफ का, आपकी जमात का, आपका नहीं, और है वो ये कि वो इंतहा से ज़्यादा झूठ बोलते थे। तो मगर आप कह रहे हैं कि आप उनको फेस वैल्यू पर ले रहे हैं उनकी बात को। देखिए मैं एग्जैक्टली मैं वाक़यात के साथ, जिस तरह आपने एक वाक़े की निशानदेही की, तो उस वाक़े को अगर ये जैसे आप बता रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है और आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट के सामने हुआ, तो फिर ये उस वाक़े की तो सच्चाई को आप नहीं झुठला सकेंगे जो वाक़या पेश आया। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ वो ये है कि इस मामले में जब उनकी एक एक्सटेंशन हो चुकी थी और दूसरी एक्सटेंशन के टाइम पे उनको ये पता था कि उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका, जो मियां नवाज शरीफ साहब का उस गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है और वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि वो ऐसी डिज़ायर
क्रिएट करेंगे जिसकी फुलफिलमेंट मुमकिन नहीं है, और फिर उनका वो पब्लिक होना और वो पब्लिक होकर ये बात करना जो आपने पहले बात की उसमें तो वो कोई तावील कह सकते हैं कि जी ठीक है, द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड इमरान वांटेड हिम टू बी कंटिन्यूइंग एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो उनको एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहता था, मुझे गवर्नमेंट ने दी होगी, इस तरह की बातचीत करके तो उसकी कोई वो अपनी को वजह और दलील दे सकते होंगे। मेरा सिर्फ आपके सामने ये कहना है, और मेरी इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब से हमारी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी एडेमिकल सिचुएशन पे हम बात नहीं कर रहे, इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। मैंने सिर्फ ये बात आपसे की है कि अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट जिसमें उसकी अपनी एक एंगलिंग या एक बातचीत हो सकती है, या एक अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बुनियाद पर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन हैविंग सेड दैट वाकयात झूठ नहीं बोलते। और एक वाकया जो जनरल बाजवा के फेवर में जाता है वो ये है कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैंने कहा मेरी हुकूमत मत गिरने दो और मुझसे तौसी ले लो, और मगर जनरल बाजवा ने तौसी नहीं ली। तो एक वाकया जो उनके फेवर में जाता है कि इमरान खान अपनी आखिर में हुकूमत बचाने के लिए उन्हें तौसी देने के लिए तैयार थे, मगर उन्होंने ली। बट ये वाली बात बताइएगा कि जनरल बाजवा ने कभी आपको कम्युनिकेट किया था कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनना चाहिए? क्या वो इस बात के हामी थे? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये एक हालात की वजह से ये बातचीत ऐसे आ गई। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ़ हों और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल नासिम मुनीर हों। ये वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन साथ ये भी इसको क्वालिफाई करते थे कि प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। ख्वाजा साहब एक अलग बात कर रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि हालात व वाक़यात उनकी बात में वजन डालते हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और खबर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में जहां दुनिया का इंटरनेट पर इन्हिसार बढ़ रहा है, हर काम ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल हो रहा है, इंटरनेट को मज़ीद मौसर और हर आमो ख़ास तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर में सरमायाकारी हो रही है, वहीं पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल सुस्त होती हुई रफ्तार और आए रोज़ सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी मुल्क में हुक्मरानों के IT विजन पर सवालिया निशान बनी हुई है। मुल्क में गुज़िश्ता कई दिनों से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिससे ना सिर्फ सोशल मीडिया सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऑर्डर्स मुकम्मल ना होने के खदशे के सबब पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का मुस्तकबिल शदीद खतरात से दो चार है। इसी तरह इंटरनेट सुस्त होने के साथ साथ सारिफीन को सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने में भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि व्हाट्सएप पर रब्ता करना, तस्वीर अपलोड करना, वॉइस नोट भेजना और सुनना, वीडियो अपलोड करना और फिर डाउनलोड करना मुश्किल हो गया है। और सवाल उठ रहा है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और सोशल मीडिया सर्विसेज के इस्तेमाल में होने वाली मुश्किलात की वजह हुकूमत की जानिब से नस्ब की गई फायरवॉल है या कुछ और है। इस हवाले से वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आई है। जो कारोबार और अफराद तेज़ इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं उनके लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इंटरनेट की स्पीड में कमी सर्वेलेंस यानी निगरानी की वजह से हो रही है। इंटरनेट की स्पीड में कमी सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशन दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर देंगे। एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेट स्लो डाउन का असर कॉल सेंटर्स, ई-कॉमर्स के पेशावर अफराद, ऑनलाइन वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिका कारोबार करने वाले लोगों के लिए तबाहकुन रहा है। जबकि आज इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT में भी बहस हुई है और कमेटी ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब करते हुए 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही है। वजारत IT की सेक्रेटरी आयशा उमेरा ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है। इस पर सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया है, पहले ही सरमायाकारी नहीं है और इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। IT सेक्रेटरी ने कहा कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं है। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की सर्विस में मसला है। हम मोबाइल ऑपरेटर्स से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, 2 हफ्तों में तफसील पेश कर देंगे। ये मसला तवील नहीं होगा, इंटरनेट का मसला जल्द हल हो जाएगा। इसके अलावा आज सेनेट की कायमा कमेटी को PTA हुकाम ने फायरवॉल से मुताल्लिक कमेटी में कैमरा ब्रीफिंग देनी थी, मगर इस हवाले से मुतालिका PTA हुकाम पेश ही नहीं हुए। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और सोशल मीडिया सर्विसेज में होने वाले खलल की एक वजह हुकूमत की तरफ से नस्ब फायरवॉल को भी करार दिया जा रहा है।
इसी तरह आज कमेटी के इजलास के बाद टेलीकॉम जराये से खबर सामने आई कि फायरवॉल तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। जराये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। इस हवाले से आज वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि दुनिया भर की हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करती हैं। जहाँ तक इंटरनेट सुस्त होने का ताल्लुक है, इसका सर्विस प्रोवाइडर से डेटा मांगा है और PTA से भी रिपोर्ट तलब की है। अब PTA की रिपोर्ट से क्या चीज़ सामने आएगी, मगर PTA इस हवाले से मौक़िफ़ ही देने को तैयार नहीं है। आज हमने भी मौक़िफ़ मांगा मगर कुछ नहीं बताया। लेकिन पहले जब जुलाई में मुल्क भर में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासिर हुई थी तो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा था कि एक आलमी मसला है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि PTA ने इस मामले को तकनीकी मसला करार दिया था। मगर जियो फैक्ट चेक की जानिब से 29 जुलाई को जारी फैक्ट चेक ने इन दोनों दावों की तरदीद कर दी थी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक अता तारड़ व्हाट्सएप सर्विसेज में सुस्त रफ्तारी को जिस ग्लोबल टेक्नोलॉजी बंदिश से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंदिश 19 जुलाई को साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक में एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुआ था। इस खराबी से सिर्फ कंपनी से मुंसलिक सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और यह मसला बड़ी हद तक सिर्फ चंद घंटों में ही हल हो गया था। जबकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन को 17 जुलाई से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप का मसला मकामी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। इसी तरह व्हाट्सएप के इस्तेमाल में होने वाली मुश्किलात के हवाले से जब जियो फैक्ट चेक ने PTA हुकाम से रब्ता किया तो PTA तर्जुमान ने इस हवाले से शिकायत को अहमियत न देते हुए इस मसले को एक तकनीकी खराबी करार दिया था और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि यह खराबी आलमी सतह की है या फिर मकामी तौर पर पेश आई है। इसके अलावा समाजी राब्ते की ऐप X रवां साल 17 फरवरी से बंद है और 5 महीने बाद भी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। पहले तो X की बंदिश के हवाले से हुकूमत इब्तदाई तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार करती रही, मगर बाद में हुकूमत ने मान लिया था कि उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र X को बंद किया हुआ है। मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल पर IT एक्सपर्ट्स की राय देखिए। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हम कस्टमर्स से डीलिंग करते हैं तो कस्टमर्स हमें कह देते हैं कि भाई आप तो हमें डेमो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे आप जैसी कंट्री में जो कंपनीज लोकेटेड हैं उनसे हम कैसे काम करें। तो हमें तो पता ही नहीं है कि कब आपका इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। जब आपके यहाँ ये सब सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर आप हमें कांटेक्ट करें तो फिर हम रीअसेस करेंगे। मेरे यहाँ मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में कम्युनिकेट करती हूँ, तो मैं कुछ भी भेजने की कोशिश आज मैंने व्हाट्सएप पे की, जो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव हो गया है, बिल्कुल नहीं इम्प्रूव हुआ है। कोई तफसीलात सामने आ ही नहीं रही है। अब तक जितनी भी बात फायरवॉल पे हुई है वो स्पेक्युलेटिव है, वो इसलिए क्योंकि हुकूमत और PTA की तरफ से कुछ सामने आ ही नहीं रहा है। जब सब इस तरह से मुतासर हो रहे हैं, अगर कोई चीज लगाई जा रही है तो ये लोगों का हक है कि पता हो कि क्या हो रहा है, उनके नाम पे क्या किया जा रहा है। और ये सिक्योरिटी का बिल्कुल भी नहीं है, आप और नुकसान पहुंचा रहे हैं, मईशत को भी, लोगों के हुकूक भी सर्फ हो रहे हैं इस तरीके से और कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है। तो ये हुकूमत पे लाजिम है और PTA पे के और ISPs और टेलकोस के बताएं कि हो क्या रहा है हमारे इंटरनेट के साथ। हर तरफ से सवाल उठ रहा है और हुकूमत और PTA ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इस मुल्क में इंटरनेट के साथ हो क्या रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।